हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। तो चलिए दोस्तों, हम आज आप लोग को बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा एवं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन बताए जा रहे हैं किससे? सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि से, सिंपल पेंडुलम वेव मोशन एंड साउंड से। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर होता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया शून्य होता है, या अनंत होता है, या अन्य स्थानों के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? ऑप्शन देखिए और आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। लाइव सेक्शन में कमेंट कीजिए। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? तो इसको चलिए हम सही आंसर बता देते हैं। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? तो शून्य होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, शून्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी अनुदैर्ध्य तरंग का वेग 20 मीटर पर सेकंड यदि दो लगातार संपीड़नों के बीच दूरी 10 सेंटीमीटर, तो आवृत्ति का मान क्या होगा? क्या होगा अगर किसी अनुदैर्ध्य तरंग का वेग 20 मीटर पर सेकंड है, यदि दो लगातार संपीड़न के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, तो आवृत्ति का मान क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया, देखिए 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज या 2000 हर्ट्ज। क्या होगा? तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि किसी सरल लोलक को पहाड़ की चोटी पे ले जाएं तो उसका वर्तकाल क्या होगा? यदि किसी सरल लोलक को पहाड़ की चोटी पे ले जाएं तो उसका वर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया है घटेगा, अपवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, या कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा। क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट कीजिए। 3 का सही आंसर क्या होगा? यदि किसी सरल लोलक को पहाड़ की चोटी पे ले जाएंगे तो उसका वर्तकाल क्या होगा? तो घटेगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ए है, घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पत्थर के एक टुकड़े को चोटी से गिराया जाता है, 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल क्या होगी? पत्थर के एक टुकड़े को चोटी से गिराया जाता है, तो 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल क्या होगी? ऑप्शन में दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड, या तो 44.2 मीटर पर सेकेंड, 19.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट ऑप्शन है, चलिए 3 ही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या इसका आंसर होगा? पत्थर के एक टुकड़े को चोटी से गिराया जाएगा, 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की क्या चाल होगी? तो उसका 44.2 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 44.2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? ऑप्शन देखिए आप लोग, वेग त्वरण बल है सदिश राशि, या कार्य बल ऊर्जा बल है, या चाल त्वरण वेग है, या ऊष्मा प्रकाश विद्युत। कौन है? निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि के समूह है? कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदिश राशि के समूह है? तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। कौन है सदिश राशि का समूह? तो वेग त्वरण और चाल, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, वेग त्वरण और चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्वनि की चाल अपने 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मान को दुगनी हो जाएगी। कब होगी दुगनी? ध्वनि की चाल अपने 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मान की दुगनी हो जाएगी। कितना डिग्री पे दुगनी होगी वो? ऑप्शन में दिया गया है 54 डिग्री सेंटीग्रेड, या 292 डिग्री सेंटीग्रेड, 927 डिग्री सेंटीग्रेड, या 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। किस पे ही ध्वनि की चाल दुगनी हो जाएगी, कितने डिग्री पे? तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। कितने पे हो जाएगी ध्वनि की चाल 27 डिग्री के मान की दुगनी? तो हो जाएगी 927 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, 927 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्वनि की तीव्रता निम्नलिखित में से किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन में दिया गया है जूल से, या वाट से, या डेसिबल से, या इनमें से किसी में नहीं। किससे नहीं, किससे मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता? कमेंट कीजिए। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? जूल से, वाट से, डेसिबल से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता? वो डेसिबल से, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तब अपवर्तन कोण क्या होगा। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तब अपवर्तन कोण क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया 0 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा, या 90 डिग्री होगा, या 180 डिग्री होगा। क्या होगा, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो उसका अपवर्तन कोण क्या होगा। तो उसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया यदि विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट एवं अंतरानिक प्रतिरोध 0.5 ओम वाले कितने शुष्क सेलों को 20 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी में जोड़ा जाए कि परिपथ में धारा 0.6 एम्पियर प्रवाहित हो। बताइए कितना जोड़ेंगे। प्रत्येक विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध आधा ओम वाले कितने शुष्क सेलों को 20 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए कि परिपथ में धारा 0.6 एम्पियर प्राप्त हो। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया। ऑप्शन में दिया गया देखिए 2 ओम, 8 ओम, 10 ओम, ये 12 ओम। कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा। चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। सही आंसर क्या होगा, और 10 ओम जोड़ेंगे तो इसको हम 10 ओम जोड़ेंगे तब इसका धारा प्रवाहित 0.6 एम्पियर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 18 ओम, 15 ओम एवं 10 ओम प्रतिरोध के 3 तार समांतर क्रम में जुड़े हैं। 18 ओम तार में धारा 0.75 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तो 15 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है। 18 ओम, 15 ओम एवं 10 ओम प्रतिरोध को 3 समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 18 ओम तार में धारा 0.75 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तो 15 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया 0.6 ओम होगा, या 0.9 एम्पियर होगा, या 1.2 एम्पियर होगा, या 1.8 एम्पियर होगा। कितना होगा, तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। वो कितना धारा प्रवाहित होगा, तो 0.9 एम्पियर। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण तुला किस राशि की समानता के सिद्धांत पर आधारित है। साधारण तुला किस राशि की समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन में दिया गया बल पे, या बलों का घूर्ण पे, या मात्रा पे, या पलड़ों की मात्रा पे। साधारण तुला किस राशि की समानता के सिद्धांत पर आधारित है। कमेंट कीजिए, बल पे, बलों के आघूर्ण पे, मात्रा पे, या पलड़ों की मात्रा पे, किस पे है। तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं कि किस पे है। साधारण तुला किस राशि की समानता के सिद्धांत पर आधारित है, तो बलों का आघूर्ण पे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, बलों के आघूर्ण पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर रखे एक वस्तु का प्रतिबिंब 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो आवर्धन क्षमता क्या होगी। किसी दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर रखे एक वस्तु का प्रतिबिंब 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो आवर्धन क्षमता क्या होगी। ऑप्शन में दिया गया 1/3 होगी, या 3 होगी, या 2 होगी, या 1/2 होगी। तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। कितना आवर्धन क्षमता होगी, तो 3 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 25 सेंटीमीटर के फोकसांतर लेंस का पावर क्या होगा। 25 सेंटीमीटर वाले फोकसांतर लेंस का पावर क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया देखिए 5 दिया गया है, 4, या 1/5, या 1/4। क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100/24। तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसका फोकसांतर लेंस का पावर क्या होगा 4 डायोप्टर। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है। प्रकाश का रंग निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है। ऑप्शन में दिया गया हवा में प्रकाश की गति, आयाम, बारंबारता, ध्रुवीकरण की दिशा। किस पे निर्भर करता है, प्रकाश का रंग निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है। तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। हवा में प्रकाश की गति पे निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक वस्तु 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक 5 मिनट में ठंडी होती है। यदि वातावरण का तापक्रम 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 10 मिनट के बाद उस वस्तु का तापक्रम क्या होगा। क्या होगा बताइए। ऑप्शन में दिया गया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या 28 डिग्री सेंटीग्रेड, या 28.6 डिग्री सेंटीग्रेड, या 28.8 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि एक वस्तु को 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक 5 मिनट में ठंडी होती है, यदि वातावरण का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 10 मिनट बाद उस वस्तु का तापक्रम क्या होगा।
तो उसका 26.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा 26.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की शक्ति +6 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। एक लेंस की शक्ति 6 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन में दिया गया 11.11 सेंटीमीटर, 33.33 सेंटीमीटर या 16.67 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा। एक लेंस की शक्ति +6 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी 16.67 सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा 16.67 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2Cr2O4 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। K2Cr2O4 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cr के से ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, वो 3 होता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से किस में परिवर्तन होता है। ऑप्शन दिया गया, कण की गति में परिवर्तन होता है, या कण की ऊर्जा में, या कण का पथ में, या कण का आवेश में, किस में होता है। जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से किस में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है, कण की गति में परिवर्तन होता है, या कण की ऊर्जा में, या कण का पथ में, या कण का आवेश में। तो चलिए हम इसका सही आंसर बता देते हैं, किसमें परिवर्तन होता है, कण की गति में होता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, कण की गति में परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की स्थिति क्या होगी। एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की स्थिति क्या होगी। ऑप्शन में दिया गया है, जब वस्तु फोकस पे हो, वस्तु वक्ता त्रिज्या वक्ता केंद्र एवं फोकस के बीच हो, वक्ता केंद्र पर हो, वस्तु वक्ता केंद्र के बाहर हो। बताइए, एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनने की वस्तु की स्थिति क्या होगी, कब बनेगा वो वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब। ऑप्शन में दिया गया है, जब वस्तु फोकस पे हो, या वस्तु वक्ता केंद्र एवं फोकस के बीच हो, या वस्तु वक्ता केंद्र पे हो, या वस्तु वक्ता केंद्र के बाहर हो। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, वस्तु वक्ता केंद्र पर होगा, तब इसका जो बनेगा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, वस्तु वक्ता केंद्र पे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का विस्तारित रूप क्या है, मतलब लेजर का फुल फॉर्म नेम क्या है। ऑप्शन में दिया गया है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट ऑप्शन है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट ऑप्शन है, लाइट ऑब्जर्वेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट लाइट ऑब्जर्वेशन बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो क्या होगा, लेज़र का फुल फॉर्म नाम क्या होता है, तो लेज़र का फुल फॉर्म नाम क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लेज़र का फुल फॉर्म नाम यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब विद्युतीय परिपथ में 100 वाट एवं 40 वाट के दो बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, मतलब कौन सा बल्ब अधिक लाइट करेगा। बताइए, विद्युतीय परिपथ में 100 वाट एवं 40 वाट के दो बल्ब को श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ेंगे, तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। ऑप्शन में दिया गया 40 वाट का होगा, या 100 वाट का, या दोनों समान जलेगा, या इनमें कोई नहीं जलेगा। बताइए क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो कौन सबसे ज़्यादा अधिक चमकेगा, वो 40 वाट का, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा 40 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी धारावाही परिनालिका का चुंबकत्व क्या होता है। लंबी धारावाही परिनालिका का चुंबकत्व क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है, मध्य में कम होता है, या सभी जगह समान होता है, या सिरों पे कम होता है, या सिरों पे अधिक होता है। तो क्या होता है, क्वेश्चन है लंबी धारावाही परिनालिका का चुंबकत्व क्या होता है, तो वो सिरों पे अधिक होता है, ठीक है, जिसका राइट आंसर डी होगा, सिरों पे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। यदि E = 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब हो, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल न्यूटन में क्या होगा।
ऑप्शन में दिया गया है 6.4 इंटू 10⁻11 या 64 इंटू 10⁻−14 या 6.4 इंटू 10⁻−12 या 4.8 इंटू 10⁻−13। क्या होगा इसका सही? देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 64 इंटू 10⁻−14 न्यूटन होगा। ठीक है, इसका लगने वाला बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होता है? किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया 0 होता है, या अक्ष से दूरी के साथ घटता है, या समरूप होता है, या अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है। क्या होता है? किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया 0 होता है, या अक्ष से दूरी के साथ घटता है, समरूप होता है, या अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है। तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। किसी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होता है? तो अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है यदि 4 किलोवाट 100 वोल्ट पर कार्य करता है। यदि द्वितीयक विभव 240 वोल्ट है तो प्राथमिक कुंडलियों में धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया है 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 15 एम्पियर और 40 एम्पियर। देखिए ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसका भी सही आंसर बताते हैं। क्या होगा? एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है यदि यह 4 किलोवाट एवं 100 वोल्ट पर कार्य करता है। यदि द्वितीय विभव 240 वोल्ट है तो प्राथमिक कुंडलियों में धारा का मान क्या होगा? तो वो 40 एम्पियर होगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, 40 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी संभव है जब प्रकाश किससे गुजरता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी संभव है जब प्रकाश गुजरता है किससे? ऑप्शन में दिया गया है पानी से वायु में, या वायु से पानी में, या निर्वात से वायु में, या वायु से कांच में। बताइए कब है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन? कब होगा? जब वायु से पानी में गुजरेगा, या निर्वात से वायु में, या वायु से कांच, या वायु से कांच में। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो चलिए हम इसका सही आंसर बता देते हैं। देखिए जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी संभव है जब गुजारा जाएगा किससे? पानी से वायु में गुजारा जाएगा प्रकाश को। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समतल दर्पण से बढ़ने वाले प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए कौन सही नहीं है इसमें? एक समतल दर्पण से बढ़ने वाले प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन में बताइए, या सीधा है, या आभासी है, या आकार में कम है, या उसी दूरी पर है जो कि दर्पण से वस्तु की दूरी है। तो चलिए हम इसका भी सही आंसर बताते हैं। इसका क्या सही आंसर होगा? देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है? तो इसका कौन सा सही नहीं है? तो ये आकार में कम है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दूरदृष्टि व्यक्ति के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 50 सेंटीमीटर है, वह इसे घटाकर 25 सेंटीमीटर करना चाहता है, तो उसे प्रयोग करना चाहिए। कौन सा प्रयोग करना चाहिए बताइए? एक दूरदृष्टि व्यक्ति की स्पष्ट न्यूनतम दूरी 50 सेंटीमीटर है, वह इसे घटाकर 25 सेंटीमीटर करना चाहता है, तो उसे कौन सा प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया है फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर का अवतल लेंस करना चाहिए, या फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस, या फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, या फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। क्या उसको उपयोग करना चाहिए? तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। उसको फोकस दूरी का 50 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है गति का जड़त्व इस पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? गति का जड़त्व किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन में दिया गया है द्रव्यमान पे निर्भर करता है, या वेग पे, या त्वरण पे, या विस्थापन पे। बताइए गति का जड़त्व किस पे निर्भर करता है? कमेंट कीजिए, लाइव सेक्शन में कमेंट कीजिए, इसका क्या आंसर होगा? गति का जड़त्व किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में दिया गया द्रव्यमान, वेग, त्वरण और विस्थापन। तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। गति का जड़त्व किस पे निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पे करता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, द्रव्यमान। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े होंगे लर्निंग जोन में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। एवं फिजिक्स का अगर इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग अभी तक लर्निंग जोन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।